and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और this is me सुहाब सल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से अरमीत सिंह, जो शहर इक़्तिदार चलते हैं फौरी तौर पर उनको शो में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका वीकेंड कैसा गुजरा, फिर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरमीत पाजी, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे वीकेंड जैसे भी गुजरा, लेकिन कम से कम आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और ख़ासकर जो इतवार का दिन होता है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रेस्ट होने के बाद दोबारा जब आप आते हैं मंडे के रोज़ तो फिर आप दोबारा जो एनर्जी, एक नई एनर्जी के साथ आते हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है। और ये बात देखिए बड़ी ज़रूरी है करना कि जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, इट्स ओके। मतलब हम मुसलसल सारा दिन, सारे हफ्ते, सारे महीने काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं अरमीत पाजी जिन्होंने पिछले कई अरसे से ब्रेक नहीं ले, तो इट्स ओके टू टेक अ सम ब्रेक और थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लें, और चाहे वो वीकेंड की ब्रेक हो, एक हफ्ते की ब्रेक हो, उसके बाद जो कम बैक होता है ना जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, बड़ा इंथुसियास्टिक होकर आप दोबारा से काम पे वापस आते हैं, बिकॉज इस छुट्टी के दौरान आपको रियलाइज़ होता है कि पैसे कमाना कितना ज़रूरी है, महंगाई बहुत होगी, अगर आपने वेकेशंस पे जाना है तब भी आपको पैसों की ही ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो होपफुली कि आपका वीकेंड बेहतरीन अंदाज में गुजरा होगा, आपने बहुत सारे पेंडिंग काम जो वीकेंड पे करने हैं वो ज़रूर किए होंगे, बट ऑल्दो अगर हम अपकमिंग डेज़ की बात करें तो आपको पता है आने वाले कुछ दिनों में बाकायदा तौर पर मुहर्रम जो है उसका आगाज़ हो जाएगा, और उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा अहले तशरीह जो है वो एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो इस हवाले से भी आपको पता है पहले से ही अलर्ट जारी किया जाता है। सिक्योरिटी सूरत हाल को फुल प्रूफ बनाने के लिए हज़ारों एहलकार जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जाते हैं। इमाम बारगाहें जो है वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा एलीट फोर्स, पीरियड्स क्या, अगर हम डॉल्फिन फोर्स की बात करें तो उनको भी ड्यूटीज़ जो है वो बाकायदा असाइन कर दी गई हैं। पहले और मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आपको पता है ज़्यादा एहतमाम इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ख़ास दिन होते हैं, और उसके लिए जो तमाम लोग हैं, तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो काफ़ी एक्टिवली इस दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज की, यानी आज के फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक की, मंडे है, और सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का भी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वहाँ पर बरकरार है। हम देख रहे हैं कि हमें कोई फाइनल वर्डिक्ट हुकूमत का या हुकूमत की फ़ाइनल रिट जो है, रियासत की रिट हमें नज़र नहीं आ रही। खैर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अरमीत पाजी। प्रोग्राम के आगाज़ में जो है ना पॉलिटिकल सेगमेंट में तो पॉलिटिकल हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, अच्छी खबर भी आपको देनी है, वरना आप लोगों ने कहना सुहाने आते साथ ही बस अरमीत पाजी को भी इसी में लगा दिया कि जी मुल्क की सूरत हाल ये और यहाँ पर ये हो रहा है और ये होने जा रहा है, इसलिए आपने बहुत जल्दी से मुझे खामोश करा दिया। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारा हर लम्हा जो है किसी न किसी वक्त सियासी मामलात में होता है। जहाँ भी हम बैठते हैं, चाहे हम किसी जगह में बैठे, किसी ढाबे में चाय पी रहे हैं या कहीं खाना खा रहे हैं मेहमानों या किसी के मेज़बान या मेहमान बने हुए हैं, तो ये टॉपिक तो है। लेकिन बहरहाल हम अपने शो में इस पर डिस्कस करेंगे, पूरा सेगमेंट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी जो है ना अच्छी खबर आपको देनी है। प्रोग्राम का आगाज़ हमारी कोशिश होती है अच्छी खबर से करें। भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में जो आजकल परफॉर्मेंस दी है उसने तो हमारा खून ही डबल कर दिया ना। मतलब इस तरह ताज़ा हवा की झोंका की खबर थी, क्योंकि जहाँ पर इतना स्ट्रेसफुल माहौल पाकिस्तान में चल रहा होता है, इस तरह की खबरें वैसे ही आपको खुश कर देती हैं। बाबी बात 6 विकेट्स पर पवेलियन पहुंचा दिया पूरी टीम को, और शाहीन शाह अफरीदी की तो हम क्या ही बात करें, वारे नयारे, क्योंकि आजकल तो गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस की वजह से चढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो टेस्ट क्रिकेटर होने के नाते और अपनी सीरीज़ में, यानी टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, और ये सेंचुरी मुकम्मल की श्रीलंका के साथ पहले टेस्ट सीरीज़ का जो मैच था, पहले रोज़ की दूसरे ओवर में जब उन्होंने आउट किया तो उस आउट के बाद उनकी ये सेंचुरी टेस्ट करियर में जो है वो मुकम्मल हो गई है। हरमीत पाजी बहुत कम वक्त में बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा के इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी टीम की एक ब्लेसिंग रही है। आपने देखा कि हिंदुस्तानी टीम को हमेशा जब भी कमी रही है वो फास्ट बॉलर की रही है। बैट्समैन उनके पास अन्यवा बैट्समैन थे, बड़े कमाल के बैट्समैन, आज भी हम देखते हैं उसी तरह उनकी टीम को। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, कमाल के शुरुआत करते हैं तो शुरुआत जिनसे करना चाहिए तो उनका नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन फिर हमने शोएब अख्तर को देखा, वकार यूनुस को देखा, वसीम अकरम को देखा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को देखा जिन्होंने कमाल किया। अब शाहीन को अगर हम देखें, नौजवानों में बहुत ही कम मुद्दत में आप ये कह सकते हैं, और ये जो है ये सहरा भी लाहौर कलंदर को जाता है जिन्होंने ऐसे ऐसे हीरे, क्योंकि तलाश करना, सिफारिशी मामलात भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी हैं, हर डिपार्टमेंट में, तो ऐसे
हीरो को तलाश करके कौमी टीम में शामिल कराना, ये क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है। तो भाई हम शाहीन की बात करें, शाहीन ने बड़े कम अरसे में, और जिस किस्म के उनका बॉलिंग करने का स्टाइल है, यकीन माने पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। वैसे भी जब एक तो उनका कद काट जो है वो बड़ा कमाल का है, बड़ी जबरदस्त किस्म की हाइट है, फिर उन इलाकों से उसका ताल्लुक है। अगर मैं अपने इन इलाकों पेशावर से आगे की तरफ जाता हूँ तो बड़े हार्ड ऐसे किस्म के इलाके हैं जहाँ के रास्ते, जहाँ की सड़कें, जहाँ के लोग, जहाँ की बोली, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मुख्तलिफ है। लेकिन उस सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वो सारे गुण हम शाहीन में देखते हैं, और यही वजह है कि आज इतनी जल्दी और कम वक्त में, और फिर आपने बात की श्रीलंका की, तो इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान को टेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज हमने खेली भी नहीं है, और हमें जो है विक्ट्री का इंतज़ार है, इसमें शक नहीं है। लेकिन अभी शुरुआत बहुत अच्छी की है कि 6 विकेटें गिर चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं ग्रीन शर्ट से, जो आपने बात की कि हमारी कोशिश होती कि अच्छी खबर हम आप तक लेके आएँ, जिस तरह आजकल के जो हालात, इसमें ताज़ा हवा का झोंका, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, और फिर शाहीन की भी मैं बात करूं तो उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है। अच्छा, फैन फॉलोइंग होने की बहुत सारी वजूहत है, कोई चीज़ा तो आपने हमें गिनवा दी, लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक पर्सनालिटी, एक ऑरा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इज़ टॉप ऑफ द ऑल। प्लस आपको पता है बूम बूम अफरीदी के जो दामाद है, उस वजह से भी इनको काफ़ी हाइप मिली है। ऑल दो ये ज़्यादा पिक्चर्स इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे वायरल भी इसी हवाले से होती हैं, लेकिन अपने करियर के आगाज़ में हम तो देखते हैं कि आगाज़ में इतनी सारी कामयाबियाँ उन्होंने समेटनी है, लेकिन जो जिक्र आपने किया ना हरमीत पाजी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीछे एक सक्सेस स्टोरी है, पीछे एक लंबी स्टोरी है, जिसमें हमने देखना है कि वहाँ पर उन्होंने कहाँ से आगाज़ किया, किस तरह से मेहनत की, तगोदो की, मौका मिला, कभी चांस मिला, कभी नहीं मिला, और फिर चांस मिला तो लाहौर कलंदर्स के थ्रू मिला। और लाहौर कलंदर की हिस्ट्री भी अगर हरमीत पाजी हम देखें तो एक लंबा अरसा सिर्फ मात ही खाई है ना, मतलब एक लंबा अरसा बहुत क्राइसिस देखे लाहौर कलंदर ने, तो उसके बाद लाहौर कलंदर का अब जाके नाम हुआ है। लेकिन ऑल दो शाहीन शाह अफरीदी का जो क्रेडिट है उनके नाम जाता है। लेकिन अगर आज के दिन की हम बात करें तो श्रीलंका के कल के मैच की रुदात तो हमने आपको सुना दी। अब आज चूँकि दूसरा दिन है और 6 विकेटें पहले ही श्रीलंका की गिर चुकी हैं। ये पता नहीं ये मतलब किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे तमाम क्रिकेटर्स। लेकिन अभी मैच जो है वो फिलहाल जारी है और 6 विकेट्स के बाद अभी नुकसान जो है, करंट मैच चल रहा है तो साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब ये 7 विकेटें गिर गई हैं। पहले 6 का कहा जा रहा था और अब एक और विकेट गिरने के बाद जनाब 7 विकेटें गिर गई हैं। हाँ जी, एक और गिर गई। लेकिन अभी श्रीलंका की बैटिंग फिलहाल जारी है, क्योंकि बैटिंग जारी होने के बाद हमने देखना है कि अब सूरत हाल आज के मैच की क्या होती है। बट होप फॉर गुड कि आज भी हमारी क्रिकेट टीम जो है वो ज़रूर खेलेगी और बेस्ट खेल जीतेगी भी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हमने कुछ आज के दिन की मुनासिबत से कुछ लोगों को याद करने का भी एक छोटा सा सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में ज़रूर होता है। आज के दिन की मुनासिबत से अगर आपसे ख़बर शेयर करें तो थिएटर के मारूफ अदाकार जिन्हें अलबेला कहते थे, उनको आज हमसे बरसे जो हैं वो 19 बरस बीत गए हैं। अगर आप बात करें मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की, वो टेलीविज़न हो हरमीत, वो फिल्म हो, वो थिएटर हो, स्टेज हो, ये वो प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर उन्होंने अपनी ना सिर्फ अदाकारी दिखाई, अपना टैलेंट दिखाया, बल्कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने में हमेशा वो सबसे आगे रहते थे। और अगर हम सुहा, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे थिएटर की बात की जाए, थिएटर को ये मुकाम दिलाना, इसमें भी अगर हम मरहूम की बात करें तो उन्होंने जो काम किया अख्तर अलबेला साहब ने, गोजरा से इनका ताल्लुक था और 1941 में उनका जन्म उसी इलाके में हुआ और फिर वो लाहौर की तरफ आए। लाहौर, अब जिस तरह कराची की बात की जाती है कि कराची की तरफ बहुत सारे अदाकार जाते हैं, कभी कभी लाहौर का रश ज़्यादा करता था अपना करियर बनाने के लिए। और फिर इन्होंने जो शुरुआत की, यकीन माने थिएटर उस वक्त इतना ख़ास नहीं था और साल में कभी 2-3 थिएटर हुआ करते थे, लेकिन जो बाग़े जिना है ओपन थिएटर है, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पे इन्होंने शुरुआत की और वहाँ पे आपको जगह मिल जाना और फिर उन अदाकारों में आप अपनी जगह बना लेना, वाकई में बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। और फिर फिल्मों की मैं बात करूँ तो जिस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्में की जिसका आप भी जिक्र करेंगी, लेकिन एक फिल्म थी साला साहिब और उसमें सुल्तान राही समेत, अली इजाज समेत और ये भी शामिल थे और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। और ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर रही बल्कि 2 साल तक वो मुसलसल चलती रही। और फिर अगर हम इनके फैमिली की बात करें, यानी इनके जितने भी मुकालमे हैं, अमानुल्लाह खान साहब के साथ जब भी किसी ने थिएटर करना होता था और कामयाबी समेटनी होती थी तो 2 नाम थे, वही अमानुल्लाह खान साहब और अलबेला साहब। आज अगर हम देखें तो उनकी विरासत में हनी अलबेला को हम देखते हैं कि कमाल की उनकी परफॉर्मेंस है और मुख्तलिफ टेलीविजन की
बैठे हो नजर आते हैं, मुख्तलिफ नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल अगर मैं अलबेला साहब की बात करूं तो यकीनन एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी लेजेंडरी, एक ऐसा नाम जिन्होंने थिएटर को एक खास प्लेटफॉर्म पे वो लेके, एक थिएटर को एक ऐसे मुकाम पे लेके आए, एक इंडस्ट्री की शक्ल दी। और आज थिएटर से बहुत सारे अदाकार जो हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रिज़्क जो है थिएटर से ही लगा है। और हरमीत, आप तो उनकी उस मशहूर मूवी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी पहली मूवी फरिश्ता नहीं भूल सकते। मतलब मैंने अपने अब्बा से अक्सर इसका जिक्र भी सुना है। पहली जो फिल्म इन्होंने की वो फरिश्ता थी, और उसके बाद ये रिकॉर्ड इतना चलता गया, सिलसिला इतना आगे बढ़ता गया कि 215 मूवीज़ में इन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, और वो मूवीज़ आज भी जो है वो इनका क्रेडिट है। लेकिन अख्तर हुसैन दरअसल इनका असल नाम था, अलबेला इन्हें कहा जाता था, और दिल का दौरा पड़ने से ये जो है वो इनकी वफ़ात हुई। और आज चूँकि हम उनको याद कर रहे हैं तो खराज अक़ीदत, खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऐसे नाम हमेशा रहती ज़िंदगी तक याद किए जाएंगे। हमने एक क्विक ब्रेक लिए, बाद हम होगा हमारा डेली डोज का ये सेगमेंट, जिसको आपने मिस नहीं करना। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक फ्रॉम आवर टीम। लेकिन आज के अगर इस सेगमेंट की बात करें जिसे हम कहते हैं डेली डोज, तो इसमें क्या क्या खबरें हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं पहले। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो डेली डोज में पहला डोज जो हमने आपको देना वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि एंटीक चीज़ें मुझे तो बहुत पसंद है। हरमीत पाजी, वैसे भी आपको शौक़ होता है, वो म्यूज़ियम हो, कोई तारीख़ी जगह हो, तो आपका शौक़ ये होता है कि आप जाके ज़रूर देखें कि उस वक्त के लोग जो है वो किस तरह से रहते थे और क्या उनका तर्ज़ ज़िंदगी था। बट ऑल दो अब मैं एक ऐसा स्टोर आपको दिखाने लगी हूँ, ग्रोसरी स्टोर है, जो कि कम से कम हरमीत पाजी कम से कम 100 साल पुराना है। तो 100 साल पुराना होगा तो आप सोचें कि वो बना किस तरह से होगा, और उस वक्त के लोगों की क्या, मतलब उस वक्त के जो आर्किटेक्ट होंगे वो क्या सोचते होंगे इस हवाले से। ऑल दो अब ख़बर ये है कि अब जो कि लोगों को शौक़ होता है इस तरह की जगह देखने का, तो अब ये जो स्टोर है ग्रोसरी, यहाँ पे लोग पहुँच जाते थे सेल्फियाँ लेने के लिए। कुछ ख़रीदारी करनी नहीं है, कुछ ख़रीदना वरीदना है नहीं, लेकिन बस पहुँच गए या तो पिक्चर लेने के लिए, या सेल्फ़ी लेने के लिए, या फिर कोई ना कोई वीडियो बनाने के लिए। अब स्टोर के मालिक ने क्या किया, पहले तो उसने डाइजेस्ट किया कि चलो लोग आते हैं, कोई बात नहीं, खेलते कूदते हैं और देखते पिक्चर खैर से चले जाते हैं। लेकिन जो स्टोर का मालिक ये समझते हैं कि वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं इस चीज़ से कि लोग आते हैं, ख़रीदते कुछ नहीं और घूम फिर के रफू चक्कर हो जाते हैं। अब उसने क्या किया जनाब, उसने पैसे रख दिए हरमीत पाजी कि आप अंदर आए, कोई मसला नहीं, आपने ख़रीदारी नहीं करनी, कोई मसला नहीं, अगर आपने पिक्चर खींच ली तो उसके पैसे लगेंगे जनाब, और पाकिस्तानी रुपीस 1500 रुपए। तो कोई पिक्चर खींच ली हो तो 1500। वैसे तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम तारीखी मकामात की बात करें तो चाहे अगर लाहौर की हम बात करते हैं, अगर अपने मुल्क की बात करें, तो मैं जब भी लाहौर की तरफ आता हूँ एक अलग फीलिंग है। क्योंकि जब आप लाहौर को पढ़ते हैं, लाहौर में मुख्तलिफ तारीखी मकामात को पढ़ते हैं, या इसी तरह ऐसे इलाके जिनके बारे में हमारी कोशिश होती है पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम जब वहाँ पर जाते हैं वहाँ की फीलिंग, वहाँ उस सारी चीज़ों को महसूस करना, आपके इर्द गिर्द आस पास जो किरदार हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग होती है। लेकिन हाँ, ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन तो वैसे भी अगर शॉपिंग के बहाने जब निकलती हैं तो भाई बड़ा टाइम लगता है एक एक चीज़ को ख़रीदना, एक एक चीज़ को, और फिर अगर इस किस्म की शॉप हो तो वहाँ पे सेल्फी ज़रूर बनती है। लेकिन पाजी ने अच्छा किया, भाई पैसे लगा दिए कि भाई बहुत हो गया सर, आगे फ्री में तो आप लोग जो है विंडो शॉपिंग करके तस्वीरें खींच के निकल आते हैं, तो ठीक है। ये भाई जो कस्टमर से अगर कंप्लेंट थी तो वो 1920 हरमीत पाजी 1920 में बनी है तारीख़। तो देखें अगर आप इसकी हिस्ट्री को चेक करें, ऑब्वियसली कितने ऑनर्स जो हैं वो चेंज हुए होंगे, अंदर की प्रोडक्शन जो है वो चेंज हुई होगी, अंदर की जो तमाम ग्रॉसरी की आइटम्स है वो चेंज हुई होंगी। लेकिन आपको पता है इस मैनेजर, ऑब्वियसली जो मालिक है, उसने बहुत सारी चीज़ों को अभी भी जू का तू रखा हुआ है, तो इसके लिए डेडिकेशन चाहिए होती है ना, ध्यान चाहिए होता है। लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि एक तो स्टोर बहुत पुराना है, ऊपर से अंदर भी अंदर से अब भी एंटीक है, वैसे का वैसे ही है। लेकिन हमने देखिए आपको मुफ्त दिखा दिया, आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप करना चाहें, सेल्फी लेना चाहें तो हमारे स्क्रीन के साथ ले सकते हैं। यस, और इसमें मैं और हरमीत पाजी भी ज़रूर आने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर भी एक आर्टिस्ट की खबर है, जो कि एक बहुत मुख्तलिफ खबर है। अब आपने देखा होगा, मतलब ऑयल पेंटिंग का बड़ा रुझान है हरमीत पाजी, हमारी टीम का क्रेडिट है ना, हमारी टीम है, हमारी प्रोडक्शन टीम है जो कि इतनी मज़े की खबरें पूरी दुनिया से लेके आती है। ये खबर आपकी सोच को एक दफ़ा रिवर्स ज़रूर करेगी, क्योंकि आप देखिए ऑयल पेंटिंग का रुझान एक ज़माने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने भी कोशिश की थी अपने स्कूल लाइफ में ऑयल पेंटिंग को थोड़ा सा सीखने की, लेकिन ये बहुत ट्रिकी होती है। अगर आप फाइन आर्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑयल पेंटिंग से पेंटिंग करना कंपैरेटिवली एक ट्रिकीनेस के साथ आप उसको कोई ना कोई पोर्ट्रेट बनाते हो। लेकिन ये जो आर्टिस्ट हैं उसने दर्जा हरारत के मुताबिक तब्दील होने वाली पेंटिंग बनाई है।
ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं हरमीत पाजी, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 18 से नीचे जाएगा या 24 से ऊपर जाएगा तो ये पेंटिंग अपना पूरा का पूरा अवतार बदल लेगी। अगर आप देखें इस पेंटिंग को, डे लाइट और नाइट में इसके कलर्स चेंज हो जाएंगे अगर दर्जा हरारत उसके मुताबिक होगा तो। मतलब ऑयल पेंटिंग, क्योंकि ऑयल पेंटिंग है तो वो नॉर्मली हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर या मेल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर ये कलर जाएंगे तो पेंटिंग का ना सिर्फ पेंटिंग जो अंदर पोर्ट्रेट बना होगा वो तब्दील होगा बल्कि उसके रंग भी तब्दील हो जाएंगे। तो ये बड़ी मुख्तलिफ सी खबर है कि सोहा, वैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि पेंटिंग की अगर बात करूं, हमारे अपने शो में बहुत सारे ऐसे पेंटर को हमने देखा है, उनकी पेंटिंग को दिखाया कि बड़े मजे की और बड़ी मुश्किल से जो है बहुत सारे आर्टिस्ट, आपको याद है कि कहीं ना कहीं लाहौर से भी थे और बहुत सारे पाकिस्तानी जिनका आर्ट पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी नहीं बल्कि ज्यादा मुख्तलिफ है। एक तो एक खूबसूरत पैगाम भी है, इस तरह तब्दीलियां देख रहे हैं मौसम में, दर्जा हरारत में और मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह सैलाबी रैलियां आ रही हैं और जिस तरह हलाकतें हो रही हैं, चाहे वो जानवरों की हों या इंसानों की हो, इसी तरह कारोबार ठप पड़े हुए हैं। सो बहरहाल एक अच्छा मैसेज भी है और साथ साथ में ये सारी चीज़ें इसमें एक ऐसा मैसेज कि भाई एक दर्जा हरारत या इन सारी चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी के अमल दखल में, इसका कितना अमल दखल है और वैसे भी अगर देखा जाए कि रात के का जो व्यू है वो कैसा है, सुबह का कैसा है, लाइट का गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सब के साथ जुड़ी हैं। लेकिन बहरहाल मैसेज के साथ साथ ये बड़ा मुश्किल है, ये आर्ट, और फिर आर्ट की पजीराई हो तो यकीनन जो आर्टिस्ट है उसको तो वैसे दिल बाग बाग हो जाता है। जारी बात है, आप थपकी दे दें तो खुशी तो आई जाती है। तो हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। बल्कि अगर हम पेंटर्स की बात करें या अशरफुल मखलूक़ात इंसान की बात करें तो हरमीत आपको पता है हर किसी की कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए जो मुख्तलिफ हो और जो उसकी वजह पहचान बने। आगे बढ़ते हैं, खबर अगली भी आपको इसी तरह से देनी है कि इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है और वो भी जिसका जिक्र हर जगह आप सुनते हैं कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं, तो इंसान जो है वो अपनी पूरी अकल इस्तेमाल कर रहा है। जापानीज़ ये एक फ्रूट मैंने आपको आज इंट्रोड्यूस कराना है जो कि किसानों ने खरबूजे और लीमू के इम्तसाज से, यानी उसको मिक्सचर करके एक नया फल बना दिया है जिसे लेमन मेलन कहते हैं। हरमीत पाजी, अब इसका क्या सीज़न है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली लीमू का टेस्ट भी आपको पता है, वाटरमेलन या मेलन का टेस्ट भी आपको पता है, लेकिन मेलन और लीमू के इम्तजाज से पिछले 5 साल से जापानीज़ हॉर्टिकल्चर कंपनी जो है वो इस पर काम कर रही है और रिसर्च के बाद, प्रोडक्शन के बाद, बहुत सारे तजुर्बात के बाद फाइनली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस जापानीज़ फ्रूट विच इज़ कॉल्ड लेमन मेलन, जो देखने में तो हरमीत पाजी खरबूजे की तरह लग रहा है लेकिन अंदर से वाइट है और इसका जो अंदर से टेस्ट है वो खरबूजे और लीमू का मिक्स है। तो इमेजिन कैसे क्या बात है। वैसे भी अगर जापान के हवाले से बात करें, हम चाइना की बात करें, हम ऐसे इन दोनों ममालिक के हवाले से अगर बात करें तो खामोशी से ये तरक्की करते जा रहे हैं। हालांकि जापान के हवाले से आपको पता है कि इनके साथ क्या नहीं हुआ। और फिर अगर हम देखें शरह ख्वानदगी की बात की जाए सोहा, तो वहाँ पे 99%, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में वो कहाँ पे है इस वक्त उनका। और फिर अगर हम फिर करप्शन की बात करें तो 18 नंबर आता है कि उनमें करप्शन ना होने के बराबर है। इस किस्म के हालात हैं वहाँ पे। लेकिन जाहिर बात है साइंस की दुनिया हो या दीगर दुनिया, उसमें जापान बहुत तेज़ है। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होगा। वैसे आप सुबह टाइम या शाम के वक्त, आजकल गर्मियाँ भी हैं, तो भी या दोपहर के वक्त आप 2 टेस्ट एक ही गिलास में आपको मिल सकते हैं और वो टेस्ट भी काफ़ी मुख्तलिफ है। तो ये ज़रा मुंह में पानी आने वाली सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है। खैर, आप इमेजिन करें कि लेमन और लीमू जो है उसका टेस्ट होगा वो क्या होगा। तो ऑल दो ये इंट्रोड्यूस तो करा दिया गया लेकिन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। वो इसलिए बिकॉज इनका क्लेम ये है, हॉर्टिकल्चर कंपनी जो है, कि हम इसके लिए जो मेलन इस्तेमाल करते हैं और जो लीमू इस्तेमाल करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये काफ़ी अभी फ़िलहाल एक्सपेंसिव है। प्रोडक्शन वॉस्ट लेवल पे करेंगे तो शायद ईजी अवेलेबल भी हो और हम तक भी पहुँच जाए। सो वी आर डन लीडर्स फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। आपने देखते रहना ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले जाएंगे, निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन होंगे और 60 से 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं, वक्त गुजरा करीब तर जाते जा रहे हैं इस चीज़ के जिसका हम सबको इंतज़ार था। बीइंग आवाम, हमें पता है कि माँ सिवाय इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिसमें हम अपना वर्डिक्ट जो है वो किसी भी पार्टी के टुवर्ड्स बता सकें। वोट एक ऐसा हक, हरमीत पाजी, एक ऐसा राइट जिसको रियलाइज़ करना होगा आम आवाम को कि आपने किसका इंतखाब करना है, किसको मुंतखब करना है अगले 4 साल के लिए। ये गलती शायद हम पहले भी कर चुके हैं, ये गलती शायद हम रिपीट 4 साल क्यों कहा
4 साल क्यों कहा आपने? आपको लगता है कि 2-3 साल में वैसे ही हालत खराब हमेशा हो होता जाती है ऐसे है ना, हमेशा होता है ऐसे कि 3-4 साल में हो जाता है कार्यक्रम। Exactly, लेकिन ऐसे ही ऑब्वियसली है, ऐसे अब आपने इस चीज़ का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना है। हरमीत भाई जी, एक और अहम चीज़ जो कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने की वो ये कि मरदमशुमारी जो पहले वाली है उसी पर इंतखाबात होंगे। अगर अनटिल और अनलेस चीज़ें अब तक जो है इस मरदमशुमारी को लेकर क्लियर नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता हरमीत भाई जी वक्त गुजर है, हम करीब पहुँच रहे हैं इंतखाबात के, लेकिन बहुत सारी अभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वैसे के वैसे ही इनका जवाब हमें आवाम से ही मिलेगा या सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त इसी पर हैं कि येस हम फाइनली अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे अगर देखा जाए अभी भी अगर हम देखें जिन पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो एक पार्टी को जिस तरह उठवाया जा रहा है लोगों को, और फिर पाकिस्तान की तारीख में हम पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि मेरा कसूर अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे भाई को उठा लिया जाता है, इसी तरह कहीं ना कहीं मेरी बहन को उठा दिया जाता है। तो ये हम पहली बार ही चीज़ देख रहे हैं। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि पार्टियां जो है जो इस वक्त उनको लगता है कि आने वाली हुकूमत उनकी है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पिछले खिताब में कहा कि अब जो है 3 दफ़ा हमारे नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म रहे, अब चौथी मरतबा ये जो नई नस्ल है इनके लिए अब नए पाकिस्तान वो बनाएंगे। तो ये जो तीसरी मरतबा उन्होंने काम किया, उन्होंने अपनी नस्लों को ठीक किया। और अब अगर सूरत हाल ये है कि एक तरफ मसला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की मैं बात करूं या नवाज शरीफ साहब की बात की जाए, और फिर मौलाना साहब, ख्वाहिशें भी बहुत ज़्यादा है। मौलाना साहब की सदर की तो ख्वाहिश थी, लेकिन एक और ख्वाहिश सामने, मासूम सी ख्वाहिश है, इतनी बड़ी नहीं है, वो ये है कि वो भी अपने बेटे को CM खैबर पख्तूनख्वा देखना चाहते हैं। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर आवाम को ये मैंडेट, क्योंकि अगर बात की जाती है जमहूरियत की, तो मेरे ख्याल में ये वोट का हक जो है वो आम का है, जिसने जिसको भी मैंडेट देना है तो ये तो आवाम की अदालत में सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह हम केयर टेकर देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो सूरत हाल है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत जो होती है उसका काम होता है सिर्फ इलेक्शन कराना, ना कि किसी को थानों में, ना कि किसी पर FIR दर्ज कराना, ना किसी के रात के अंधेरे में जाके घर में घुसना, लोगों को गिरफ्तार करना, ये नहीं होता। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की मैं अगर बात करूं तो वहां पे लड़ाई है तीनों जमातों की। एक ANP ये कह रहा है कि हमारे भी अपने लोग वजीर हैं तो उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसी तरह पीपल्स पार्टी अलग से गिला कर रही है। मौलाना साहब का बाकायदा इसमें शक नहीं है कि बहुत होड़ है, और बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे पास ऐसी आती हैं जिसमें लग ये रहा है कि 16 ग्रेड का जो शख्स है उसको 18 और 17 पे लगाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जिन इलाकों में मैं गया हूँ वहां से ये रिपोर्टें मुझे मिली है। तो सूरत हाल एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी बातें चल रही हैं कि इस वक्त एक खदशा है आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी और दीगर जमातों को भी कि अगर वो केयर टेकर सेटअप पे जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शन की तरफ इनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन केयर टेकर सेटअप क्या इनके मुताबिक आता है या किसी और के मुताबिक आता है? अगर किसी और के मुताबिक आता है तो फिर ये ख्वाहिश भी जाहिर की जा रही थी कहीं ना कहीं ताकतवर हल्कों की जानिब से कि केयर टेकर सेटअप जो है वो 1 साल का ही हो। तो 1 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, बहुत सारी सोच, बहुत सारे, आपने देखा माजी में एक पेज पर हुकूमत और हमारी स्टैब्लिशमेंट हुआ करती थी, फिर इससे कबल हमने देखा कि बहुत सारी दोस्तियां, बहुत सारी चीजें हमारे सामने, लेकिन अचानक सोच बदलते हुए, वक्त बदलते, नजरिया बदलते टाइम नहीं लगता। तो यही वजह है कि इस वक्त तमाम तर जमातें इसलिए इकट्ठी बैठी हैं, कोशिश की जा रही, 2 बड़ी जमातें, कि इस वक्त जो है इस मामले को कैसे, और फिर जो चाहते हैं एक तरफ IMF का जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर है कि केयर टेकर सेटअप में उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, और वो भी ये चीज़ें बड़े बगौर देख रहे हैं, बगौर जायजा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं जो स्टोरी हमारे सामने आ रही है IMF के हवाले से और जो अंदर की कहानी है उसमें IMF ने पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल वार्न किया है कि अगर ये वाला सीन जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मामला चलें, अगर इससे चीज़ें हटती हैं तो फिर मुस्तकबिल में आप फिर ये ख्वाहिश का इजहार ही ना करें, फिर ये ख्याल दिल से निकालें कि कहीं ना कहीं IMF से आपको कुछ मिलेगा। तो दबाव बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल दबाव भी बहुत ज़्यादा है। अब सबसे बड़ा मसला ये है शफाफ इलेक्शन, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी पार्टी खुशियाँ मना रही हैं आपके सामने सारी चीज़ें। शफाफ इलेक्शंस का जब हम जिक्र करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले टॉप ऑफ द ऑल मर्दमशुमारी की बात करें, पाकिस्तान की आबादी जो है वो दिन ब दिन मजीद बढ़ती चली जा रही है, हर किसी को वोट का
का हक देना और फिर वो हक इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं ये गाइड करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, अव्वलीन फरीज़ है जो बखूबी अदा करना ज़रूरी है। हाँ, सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के जवाब ऑल दो इसी दिन मिलेंगे जिस दिन असम्बलियाँ छोड़कर बाहर जाया जाएगा और फिर पता चलेगा कि 60 या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, या निगरान सेटअप जो है उसका क्या क्राइटेरिया है और कहाँ तक पहुँचेगा। काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे, आप देखते रहे प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और अगर आप थोड़ा सा याद करें तो कसूर की छोटी बच्ची ज़ैनब का ज़्यादती केस आपको याद होगा, जिसके बाद एक लंबी जंग हमने लड़ी। तमाम बेटियां, तमाम बहनें, तमाम माएँ एक दफ़ा हिल गई वो वाक़या सुन के और हमने कोशिश की कि ना सिर्फ उस वाक़े को कैटर करें बल्कि मुसलसल मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सोशल मीडिया पर उसको रिपोर्ट करके कहीं ना कहीं तरीके से कोई ऐसा कानून पास कराया जाए कि आगे मुस्तकबिल में कोई सोचे भी तो लरस जाए कि उसका अंजाम ये होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें तो क्या अगर हम कानून की बात करें तो ये मामला क्या कानून से ऊपर चला गया है? क्या मतलब बनी नूं इंसान की हवस इतनी बढ़ गई है कि बच्चे हों या बच्चियां हों, बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें बदफेली का निशाना बनाया जाता है। अब हो क्या रहा है? अगर कानून की हम बात करते हैं तो आज के दिन तक यानी पूरा साल नहीं गुजरा, 6 माह में ये जो ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद 161 से भी ऊपर चली गई है, जिसमें 90 मुकदमात तो चलो दर्ज हो गए, 80 से ज़्यादा मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए जो कि आपके दादोशुमार कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद चालान कटने के बाद, गिरफ्तारी इश्तिहारियों के उनको डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम क्यों नहीं कोई ऐसा अंजाम निकाल लेते कि लोग इसके बारे में सोचें कि हमने अगर ये फेल करने का सोचना भी है तो हम उसके अंजाम के भी साथ साथ कैरी करें, साथ साथ उसके बारे में सोचें। हाल बता इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, खासतौर पे आज के सेगमेंट में बच्चों और बच्चियों से होने वाले ज़्यादती के केसेस को ना सिर्फ रिपोर्ट करना बल्कि अब इनको कम करना जो है उस पर किस तरह से फोकस किया जा सकता है। शफीक रित्याल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये डायरेक्टर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इनके आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स गुड टू सी यू और यू गाइज आर वर्किंग रियली गुड अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की स्पेसिफिकली बात करें। बट स्टिल एक चीज़ हम प्रोग्राम से पहले मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादती के केसेस बच्चों और बच्चियों के साथ पहले भी इतने थे, आज भी इतने ही हैं। हाल बता एक चीज़ जो इंक्रीज़ हुई है वो है अवेयरनेस लेवल और रिपोर्टिंग लेवल। मतलब पहले रिपोर्ट कम होते तो हमें लगता था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब रिपोर्टिंग चूँकि ज़्यादा होना शुरू होगी लेकिन उसके बावजूद केसेस कम नहीं हो रहे। हाउ टू कैटर इट्स इट, कैसे करें? देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो एक क्रॉस कटिंग जो है वो मामला है। इसमें कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक सेगमेंट जो है वो इसको रोक नहीं सकता। इसमें सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको सबको मिलके काम करना है और एज़ वेल एज़ जो सोसाइटी है वो भी इक्वली जो है वो ज़िम्मेदार है कि उन्होंने भी इसको जो है ना वो रोकना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट अकेली जो है वो इस चाइल्ड अब्यूज़ को जो है ना वो रोक लेगी तो ये हमारी जो है ना वो एक खाम ख्याली होगी। तो हमने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स का जो एक सेगमेंट है वो हमने पिछले 4-5 सालों से, हमारी वो मैडम सारा अहमद हैं चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उन्होंने बड़ा एक जिसे कहते हैं ना एक रिगरस जो है ना वो मैस अवेयरनेस कैंपेन जो है ना वो लॉन्च की हुई हैं ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है ना वो कैटर करें। और उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, हमारी वैसे जो मैस अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, हमारी जो हेल्पलाइन है 1121, सारे प्लेटफॉर्म्स को हमने यूज़ किया है और लोगों को इनकरेज किया है कि अगर कोई ऐसा अब्यूज़ का वाक़या होता है या कोई अब्यूज़र है उसको वो हमारी हेल्पलाइन के थ्रू हमारे तक जो है ना वो कन्वे करें। हम उस इशू को जो है ना वो टेकअप करेंगे, हम गवर्नमेंट जो है ना उसकी कंप्लेनेंट बनेगी। ये तो एक वजह है कि जहाँ लोगों की थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई कि वो अब केसेस को कुछ हद तक जो है वो रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आज हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इशू बजाय कम होने के ये बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है, किसी हद तक ये कंट्रोल हुआ है लेकिन अब लोग चूँकि खामोश नहीं हैं तो किसी हद तक जो है ना वो जैसे जैसे रिपोर्टिंग हो रही है तो ये इशू ज़्यादा शिद्दत से जो है ना वो सामने भी आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जो सोसाइटी का जो रोल है बच्चों की प्रोटेक्शन में वो उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि घरों से 3-3, 4-4 घंटे जो है ना वो बाहर रहते हैं। उनके माँ बाप को इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि मेरा बच्चा किधर है, और यही बच्चा जो है वो आगे मुख्तलिफ प्रीडेटर्स हैं, मुख्तलिफ जो है ना उनके शिकारी हैं जो कि उनको अब्यूज़ करते हैं। बच्चे जो है ना वो वीडियो गेम्स सेंटर्स में मौजूद हैं, बच्चे मिनी सिनेमा घरों में मौजूद हैं,
बच्चे जो है ना वो अकेले ही जो है ना वो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जो है ना वो अपने घरों से जा रहे हैं। ये ऐसी तमाम जगहों पे एक 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, वो बड़ा एक आसान शिकार है। वो लोग उसकी रूटीन को देखते हैं कि ये रोज़ाना घर से इतने घंटे जो है ना वो बाहर रहता है, उसको फिर बहला फुसला के, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव दे के, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के लालच दे के जो है ना वो उसके साथ अब्यूज़ के जो है ना वो वाक़यात करते हैं। अब हमारा एज ए सोसाइटी में देखते हैं तो हम ये जो रिपोर्ट है उसमें लड़कों का ये एक जिक्र है कि जी बहुत ज़्यादा जो है ना अब्यूज़ हुए हैं। तो हमारी सोसाइटी में लड़कियों को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है बनिस्बतन लड़कों के। जहाँ पे किसी घर में लड़का होता है उसको ये समझा जाता है कि ये लड़का तो जो है ना ये तो कहीं पे भी चला जाएगा, उसकी उतनी प्रोटेक्शन नहीं होती। उसकी बनिस्बतन उसी उम्र की जो लड़की है उसके माँ बाप जो है ना वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसको जो है ना वो घर से बाहर नहीं जाने देते। तो वो जो लड़का शफीक साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर हम पंजाब की बात करें, जिस तरह माजी में हमने देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था, और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ के हवाले से बहुत सारे स्कैंडल जो हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई। लेकिन अभी अगर केसेस की बात करें तो 69% जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, लड़कों के साथ हो रही है। और साथ साथ अगर हम देखें सर, जो बात आप कर रहे हैं, यानी खासकर जो पुलिस स्टेशन आना होता है, हमने वहाँ पे भी देखा है कि जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हौसला देने के बजाय वहाँ पे ये बात की जाती है कि सुलह सफाई कर लो। ये वाला जो मामला है, और फिर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है दबाव मजलूम जो तबका है, फैमिली है, उस पर भी डाला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस इस वजह से सामने नहीं आते, जो पुलिस का जो है ताउन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है? देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की जिसे कहते हैं मैक्सिमम कोशिश है कि हम जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना उनको चाइल्ड राइट्स के बारे में और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में सेंसिटाइज करें। इसी सिलसिले में हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लाइजॉन भी इस्टेब्लिश किया, और डिफरेंट जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो थाने में SHOs हैं और मुहर्रर हैं, जो कि फ्रंट डेस्क डीलिंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमने जो है ना वो ट्रेनिंग सेशंस भी अरेंज किए हैं। उन ट्रेनिंग सेशन में हम उनको जो है ना वो ये बात सिखाने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू डील विद ए चाइल्ड। हम एक बच्चे के साथ जो है ना वो किस तरह पेश आ सकते हैं, बच्चे की फैमिली अगर थाने में आ सकती है तो उसकी कैसे हम उसकी दिलजोई कर सकते हैं, कैसे उनकी बात सुन सकते हैं, उनका मसला हल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखें एक आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज वाइज जो है ना वो आगे चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि हम ओवरनाइट जो है ना वो उठें और ये कहें कि कल जो है ना वो पाकिस्तान तब्दील हो गया है। हमें लोगों को सेंसिटाइज करना है, उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल हैं, उसमें अवाम भी शामिल है। जैसे जैसे हम उनको सेंसिटाइज करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन जो है ना वो बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं शफीक साहब, अगर हम देखें चाइल्ड लेबर, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी इटसेल्फ और सारा अहमद साहिबा ने या आप लोगों ने बड़ा अच्छा इस पे काम किया, और हम लोगों ने देखा है बहुत सारे दिनों के अलावा भी इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम या सेमिनार्स या वर्कशॉप्स कंडक्ट होती रहती हैं। बट ऑल तो फिर भी इस चीज़ को हम नहीं कर पा रहे कंट्रोल, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपेंस नहीं उठाने के लिए। हमने बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी देखे कि चाइल्ड लेबर में जो बच्चे होते हैं वो भी इस चीज़ का अक्सर औकात शिकार हो जाते हैं। 2-3 केसेस हमारे पास सामने आते हैं भट्टा मजदूर के बच्चों को लेके गांव वाली साइड पे, और इसके अलावा हमने कुछ वीडियोस, बच्चों की फहाश वीडियोस बनाने के कुछ केसेस भी सामने आए थे, वो भी वही बच्चे थे जो चाइल्ड लेबर में होते हैं। तो ये जो इस्तेहसाल होता है बच्चों का, थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है चाइल्ड लेबर से? देखिए, चाइल्ड लेबर इटसेल्फ एक जो है ना वो एक जुर्म है, उसमें उसको जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से पंजाब में लेबर के लॉज मौजूद हैं, डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन मैंडेट जो है वो स्कैटर्ड है, उसमें अमल दरामद नहीं है, उसमें जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई ऐसा केस है जहाँ पे कोई अंडर एज बच्चे अपने वालिदैन के बगैर रह रहे हैं तो उसको वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उन बच्चों को फ़ौरन जो है ना वो रिकवर करना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सर्विसेज मौजूद हैं कि अगर ऐसे बच्चों को कोई शेल्टर चाहिए तो हम उनको जो है ना वो फौरी शेल्टर जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम अपने तौर पर जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हमारा जो डेली रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमें कहीं पे भी कोई बच्चा सड़क के किनारे कोई गुब्बारे बेचता हुआ नज़र आ जाता है, कोई जूते पॉलिश करता हुआ नज़र आ जाता है, या कूड़ा इकट्ठा करते नज़र आता है, हम उसको फौरी तौर पे रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कि एट रिस्क हैं, कि उनको सड़क के किनारे कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी भी जगह उनके साथ अब्यूज़ हो सकता है। तो ऐसा कोई भी बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को नज़र आता है
तो वो हम उसको रेस्क्यू करते हैं और हमारे अपने जो हॉस्टल्स हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट की ज़मानत के बाद फिर उनकी जो है ना वो रिलीज़ होती है, उनकी रिहाई होती है। लेकिन वो बच्चे जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में रहाइश पजीर हैं, मुख्तलिफ ऐसे कारखानों में रहाइश पजीर हैं या किसी ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में रहाइश पजीर हैं जहाँ उनके वालिदैन नहीं है साथ, बड़ा भाई नहीं है साथ, वो बच्चे इस बात के ज़्यादा जो है ना वो उनका खदशा है कि वो ज़्यादती का शिकार होंगे और वहाँ पे जो मुतलका डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, इस बात का जो है ना वो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि वहाँ से ऐसे बच्चों को जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मदद से बरामद भी किया जाए। सब आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हम चाहे इस पर एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी खैबर पख्तूनख्वा में, जो तंदूरों पे बच्चे काम करते हैं या ड्राइवर के साथ कंडक्टर के काम करते हैं, दीगर उनके साथ बहुत सारे ऐसे मामला जो हैं वो सामने आए थे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गुड एंड बैड टच की बात की जाती है। सरकारी स्कूल एक बहुत बड़ी तादाद, और इस बच्चों की जो तादाद है जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो जो बहुत सारी चीज़ों से इतने वाकिफ़ नहीं है और कहीं ना कहीं जो उनकी स्कूलिंग है गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या ये गुड बैड टच, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्कूल में इन चीज़ों में इसके लिए कहीं ना कहीं एक लेक्चर नहीं होना चाहिए? मैं एक मिसाल से ऐड करूँगा फिर आपसे इसका जवाब जानूंगा। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, एक मौलवी साहब थे, मोहम्मद फसी साहब, वो आते थे और बाकायदा गुड एंड बैड टच के हवाले से हमारे ज़माने में बात किया करते थे 90s में, और उस पर पूरे गांव में तनकीद भी की जाती थी, लेकिन वो डटे रहे और यकीन माने कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस तरह से अब्यूज से बचे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ भी ये चीज़ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आधा लेक्चर भी होना चाहिए सर? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है ना वो स्कूल में होनी चाहिए। बच्चे को ये बताना चाहिए कि उसने जो है ना वो अब्यूज़ को किस तरह से जो है ना वो रिकग्नाइज़ करना है, किस तरह से पहचानना है और कैसे उसका रिस्पॉन्स देना है। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है, और कौन ऐसा दोस्त है जो कि दोस्ती के लिबादे में जो है ना वो छुप कर दुश्मनी जो है ना वो कर रहा है। तो हमारे जो स्कूल का सिलेबस है उसमें किसी हद तक जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के कुछ सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना वो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमारे स्कूलों में राइज नहीं है। हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि जो हमारा मुतलका डिपार्टमेंट है वो जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है इसको प्रमोट करे, बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट जो है ना वो सिचुएशंस में वो किस तरह से जो है ना वो अपना रिस्पांस वो रजिस्टर करवा सकते हैं। सर इसमें सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसमें एक चीज़ आ जाती है सेल्फ डिफेंस। ऑब्वियसली बच्चों को हमने इंडिकेट करना है ना कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन। अगर ये कहीं से भी रास्ते में जाते वक्त, स्कूल में, कॉलेज में या काम करते वक्त कहीं भी ये सिचुएशन आ सकती है। हमने बात तो कर ली बच्चों को सिखाना है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक शर्म का एक होता है ना, मतलब माँ बाप का बच्चों से होता है, ऊपर से हम जिस मुल्क में रहते हैं इतना वोकल नहीं है हम इस चीज़ को लेके। माँ बाप को सिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप भी बच्चों को घर में सिखाएं कि आपने किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, गुड टच, बैड टच, इस तरह की बातें उनसे किया करें छोटी एज में। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं कि माँ बाप को सिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो लेवल है हमारा वो माँ बाप की ट्रेनिंग ज़रूरी है। उन्हें ये हमें बताना है कि आप बच्चों के बेहतरीन दोस्त हैं, और अगर आपका और बच्चे के दरमियान में कोई एक डिस्टेंस है तो उसमें नुकसान आपका है और बच्चे का है। और जो दूसरे स्ट्रेंजर्स हैं या आपके ऐसे जो लोग हैं जो बच्चों को जो है ना वो अब्यूज़ करते हैं, वो आप और बच्चे के दरमियान जो फासला है उसको वो अपने लिए आसानी समझते हैं। तो बच्चे को चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए माँ बाप कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएं। ठीक है, वो बजाय अपने दुख और दर्द किसी अजनबी के साथ शेयर करने के वो अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझें और उनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहली जो बहुत ज़रूरी जो ट्रेनिंग है वो माँ बाप की है कि वो बच्चे को अपने वो दोस्त समझे। दुनिया में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है अपने बच्चे का तो वो उसके माँ बाप हैं, उसके बाद उसके जो है ना वो बाकी कोई जो है ना वो शुरू होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमने इस टॉपिक को जितना हम कवर कर सकते थे, मकसद ये था कि आपको इस हवाले से अवेयर किया जा सके कि जो पेरेंट्स भी स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक शर्म और हया का जो पर्दा है वो रहना चाहिए, लेकिन बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और महफूज मुस्तकबिल के लिए उनसे बात करें, किसी भी चीज़ के बारे में उनसे बात करें, उन्हें इतनी फ्रीडम दें कि वो आपसे कुछ भी आके शेयर कर सकें। इस शर्म और हया के चक्कर में अब बच्चों को इस तरह से उस चीज़ की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ से उनकी वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें वोकल होकर। हमने आपसे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आर्टिस्ट किसी भी मुल्क की पहचान हुआ करते हैं। हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है हालात की तंगी की वजह से या माली मुश्किलात की वजह से। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास एक लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, जो इन्हीं हालात की वजह से बर वक्त हुकूमत से मदद ना मिलने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, और फिर हम ऐसे आर्टिस्ट को जब खो देते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम बात करें एक ऐसे ही आर्टिस्ट की मुलाकात आपसे करानी है, असद अब्बास इन्हें कहते हैं। कोक स्टूडियो से लेके अमेरिका, यूरोप, हर मुल्क में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, और आज उनकी आवाज़ जो है वो काम बाला तक पहुंचाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। गुर्दे का आर्जा इनको है, और पिछले कई सालों से हर रोज़ अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें तो डायलिसिस कराते हैं, और गुर्दा रिप्लेसमेंट और किडनी ट्रांसप्लांट भी उनका हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अब वो हुकूमत से ये अपील इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहते हैं, जिसे हम गुड मॉर्निंग पब्लिक कहते हैं। आज के शो में असद अब्बास हमारे साथ हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। असद, आपके ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। पहले सबसे तो हमारी पूरी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आप सलामत रहें और सेहतियाब हों। बताइएगा इस हवाले से कि ये आर्जा जो है वो कब से है आपको, और कब से आप इसे लड़ रहे हैं, इलाज मुआवजा कहाँ से हो रहा है, हुकूमत से आपकी हमारे तवस्सुत से क्या अपील है? मैं शुरुआत से बताता हूँ, मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान संगीत आइकॉनिक कंपटीशन विन किया था। इसका इनाम था 1 करोड़ रुपए का इनाम था और एक मर्सिडीज थी। उसके बाद मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता 2012 में। फिर मैंने कोक स्टूडियो विन किया। कोक स्टूडियो में सीजन 6 में मैंने परफॉर्म किया। बिल्कुल। अब मेरी फिल्म का गाना बहुत मशहूर हुआ, कदी आमिल सावल यार हुए। हाँ, याद है बाजी। असद से आई थिंक हमारा कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो चुके। इस वक्त भी जब हमारी उनसे बात हो रही थी, जब उनसे कनेक्ट कर रहे थे हरमीत, इस वक्त भी वो अस्पताल में मौजूद थे और पार्किंग में आए, गाड़ी में मौजूद हैं इस वक्त, और गाड़ी में मौजूद होकर वो हमसे बात कर रहे हैं। मतलब इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि वो अभी भी अस्पताल के बाहर मैं असद भाई की बात करूं, मैंने इनको बहुत फॉलो किया है, देखा है, इनके गानों को देखा है। असद पाजी हमारे पास आ गए। असद पाजी, जी हो गया कनेक्ट है। अगर हमारी आवाज आ रही है तो फिर हम आपसे सवाल कर ले बाजी। जी मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। जी करवाएं। अवार्ड जीता, फिर मेरा गाना बहुत मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, कदी आमिल सावल यार हुए। बिल्कुल हुआ। हाय हाय बस ये गाना गाया था, तो उसमें ओएसटी था, ड्रामा सीरियल था, उसमें मैंने ये गाना गाया, वो भी बड़ा फेम हुआ। फिर 8 साल से मैं बीमार हूँ, तकरीबन 8 साल हो गए, मेरे गुर्दे फेल हो चुके थे और जितनी जमा पूंजी थी मैंने लगा के अपना ट्रांसप्लांट करवाया। मेरे बड़े भाई ने मुझे गुर्दा दिया, वो भी फेल हो गया। 2 घर मेरे लाहौर में थे, 2 फैसलाबाद में थे। 4 गाड़ियाँ थी मेरे पास, मर्सिडीज भी थी, होंडा रिबॉन भी थी, टोयोटा भी थी मेरे पास, जीप भी थी। तो मुझे शुरू से गाड़ियों का बहुत शौक था, घर बनाने का और गाड़ियाँ लेने का। तो ये सारा कुछ मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। इस गाड़ी में जो बैठा हूँ, ये गाड़ी रेंट की गाड़ी है और मैं डायलिसिस के लिए रेंट की गाड़ी लेकर अब आ रहा हूँ। पहले मेरे हालात इतने खराब थे कि मैं बाइक पर आता था, बाइक पे जाता था, मेरे बड़े मुझे लेकर जाते थे। अब थोड़ा सा इस काबिल हुआ हूँ कि मुझे रेंट की गाड़ी अफोर्ड करनी पड़ जाती है, तो शुक्र अल्लाह का मैं कर लेता हूँ। तो मेरी अब आपका जो असद पाजी, हम आपको जानते हैं बाजी, आपकी इस मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। मैं अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कहूँ तो आपकी फैमिली हमारे सिखों के लिए बड़ी मुबारक फैमिली और बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है। भाई मर्दाना जी की फैमिली से आपका ताल्लुक है। और अगर मैं बात करूँ आपके गाने, चाहे हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म हो या पाकिस्तान का, आप सुपर हिट रहे। पाजी आपसे जानना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया पे और आपकी स्टोरी आई, आपका वो खूबसूरत चेहरा, आपकी वो खूबसूरत आवाज़, और आवाज़ आज भी उसी तरह सुरीली है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, कभी आप चमकते दमकते सितारा हुआ करते थे और फिर हमने देखा कि काले बादलों ने आपको हम देख रहे हैं कि एक तरफ वो सितारा आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हुआ। बहुत सारे लोग आपसे दोस्तियां ताल्लुकात थे, बहुत सारे सेल्फीज निकालते थे, बहुत सारे लोग दावे किया करते थे। वो गुरु जी का कलाम है कि सुख में वो संगी पाए, दुख में संग न खोए। और इसी तरह मौलाली का कलाम है कि बुरा वक्त आता है तो जो गैर होते हैं उसमें अपनों का, और जो अपने होते हैं उसमें गैरों का पता चल जाता है। पाजी आपकी वीडियोस बहुत वायरल हैं, तो क्या किसी ने राब्ता किया है फिर आपसे? साहब, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, बुरे वक्त में अपनों में छुपे गैर और गैरों में। सही कहा।
बिल्कुल सही कहा है। तो देखें, मुझे इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन किसी पे गिला नहीं है, तो शायद उनके पास टाइम नहीं होगा, वो बिजी इतने होंगे, तो उन्होंने मुझे इतना को तावन नहीं किया। मुझे सिर्फ इबरारुल हक भाई जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिया। सजाद अली भाई ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। और उसके बाद इमरान अशरफ भाई ने मुझे मेरा स्टेटस शेयर किया अपने वॉल पे, और अदनान सिद्दीकी भाई ने। तो इनके अलावा मुझे कोई किसी ने भी। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि देखिए ये तो आपके आर्टिस्ट भाई हैं, ये भी स्टार हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान का नाम इन्होंने भी पूरी दुनिया में रोशन किया। आपने यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, आपने हर जगह जाके कोक स्टूडियो समेत बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपने काम किया। अगर हुकूमत की जानिब से किसी मदद की बात की जाए तो क्या आपने कभी किसी से रब्ता किया इस हवाले से, आपकी फैमिली ने या ख़ुद से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई रब्ता, कोई मदद आपको पहुँची हो? क्योंकि ये तो उन लोगों के नाम आप ले रहे हैं जो कि आपके दोस्त रहे हैं, आपके को सिंगर्स थे, उन्होंने आपकी मदद की। क्या इस तरह से कभी आवाज़ आपकी पहुँची है हुकाम बाला तक? हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने, मैंने जब रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, तो उन्होंने अपनी टीम को भेजा मेरे घर पर। उन्होंने इस्तबास का पता करें इनको क्या प्रॉब्लम है, इनकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो मोहसिन नकवी साहब मेरे घर पे आए, उनकी टीम मेरे घर पे आई, तो उन्होंने मुझे देख के उसके बाद मुझे उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने ये बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाई, तो उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने अपने फैंस वगैरह से अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा रीट्रांसप्लांट होना है। रीट्रांसप्लांट पे कम से कम अमेरिका कंट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये रीट्रांसप्लांट बड़ा ना सेंसिटिव ये ट्रांसप्लांट होता है, इसको बड़ा देखना पड़ता है, तो इससे जान भी जा सकती है। तो मैंने फिर अभी इसलिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे फैंस मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें, ताकि मैं अपना अच्छा, आपको पता है असद, हरमीत और मैं, आप ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम भी ये रिक्वेस्ट आपके आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऊपर स्क्रीन पर ये असद का बैंक अकाउंट जो है वो आ रहा है, इस पर आप मतलब नेकी करनी हो या किसी की मदद करनी हो तो कहते हैं कि एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम इस स्क्रीन को सिर्फ इसलिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि असद को शदीद और अशद ज़रूरत है इस मदद की। मुखैर हज़रात बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रियल स्टेट इंडस्ट्री की बात की जाए, बिजनेस टाइकॉन्स की बात की जाए, आप शोबिस इंडस्ट्री की बात करें, हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ की बात करें, बहुत पैसा है इनके पास और अच्छे कमाया भी जा रहा है। अगर असद की मदद हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं तो ये हमने सामने अकाउंट नंबर लिख दिया है, इस पर जाएं, जितने आपसे बंद पड़े, जितना आपसे हो सके डायरेक्टली असद के अकाउंट में पैसे ज़रूर ट्रांसफ़र करें ताकि वो अपना इलाज मुआवजा जो है वो कंटिन्यू कर सके। हरमीत, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इस वक्त ज़रूरत है, जितने भी फ़ैन हैं, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं हमारा शो। असद, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जब वायरल हुए तो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े अदाकारों ने, बहुत बड़े सिंगर्स ने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे, तो उसके बाद जो आपने फरमाया कि कुछ ही लोग सामने आए हिंदुस्तान से भी, वहाँ पे भी हमने आपको देखा काफ़ी वायरल हैं आप, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, तो वहाँ से कोई, वहाँ की इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों की कॉल कोई हुई है सर, आपसे बात हुआ है? देखिए जी, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, वो सब मुझे जानते हैं। तो उन सब ने मुझे यही कहा कि हम आप अफसोस का मुजाहरा करते हैं, हमें दुख है आपकी तकलीफ का, लेकिन हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको मसला हो सकता है। वो कह रहे थे कि हमें मसला हो सकता है क्योंकि हम इंडिया से पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट हमें परेशान करेगी। तो इसी तरीके से मैं उन पे तो मुझे कोई गिला भी नहीं है। उनसे क्या ही गिला करना है। बस आर्टिस्ट के लिए जो फंड मुख्तस किया जाता है, तो क्या उससे भी कोई लेटर की जानिब से कोई आपसे कोई राब्ता वो हुआ है? क्योंकि आर्टिस्ट के नाम पे तो बहुत सारा फंड आ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो डीजी बैठे हुए हैं डायरेक्टर, उनकी जेबों में चला जाता है। मुझे एक्चुअली जो जितने मेरे फैंस पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे डोनेट कर रहे हैं, कम से कम इतने हो जाते हैं कि मेरे सुकून से डायलिसिस निकल जाते हैं। तो सीन ये है कि मेरा एक इंजेक्शन लगता है, उसको कहते हैं IVI इंजेक्शन, वो 1.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन, तो हफ्ते में ये एक इंजेक्शन लगता है। और एक प्लाज्मा होता है 3.5 लाख रुपए का, ये हफ्ते में 2 प्लाज्मे होते हैं, ये आफ्टर डायलिसिस लगते हैं। तो कुल मिला के महीने का 25 से 30 लाख रुपए मेरा डायलिसिस का मंथली खर्चा है।
अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं, मतलब अगर हम देखें डायलिसिस के तो हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं कि ऐसे इदारे जो ख़ुसूसी तौर पर गुर्दों के आर्जे के लिए काम करते हैं, डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इस तरह के इदारों से भी रब्ता करके अपने इलाज मुआवजे को मुफ्त किया जा सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन लोगों की बात करें जो डिज़र्विंग है, चलें आपके पास तो एक ज़माने में सब कुछ था ना, वो तो आपने सब कुछ बेच के अपना इलाज मुआवजा कराया, अपने खुद से अपने सारी कोशिश की, लेकिन क्या इन इदारों से भी कोई रब्ता आपने किया है जो कि मुफ्त इलाज मुआवजा कराते हैं लोगों का? हमारे पाकिस्तान में सभी डायलिसिस फ्री करते हैं। जो डायलिसिस होते हैं ना पूरे पाकिस्तान ज़्यादातर में फ्री होते हैं। फ्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इंजेक्शंस होते हैं जो प्राइवेट इंजेक्शंस होते हैं ना, वो आपको खुद के पॉकेट से, खुद की जेब से लेने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई भी इदारा नहीं है कुछ जो डॉक्टर लिख के हमें इंजेक्शन देता है वो हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड करे। तो मुझे असद भाई, आपका डायलिसिस की अगर हम बात करें पाजी, क्योंकि डायलिसिस का जो प्रोसेस है, मैं उसमें देखा कि जिस किस्म की शेवरिंग होती है, जिस किस्म की तकलीफ होती है, और अब तो डेली ये जा रहे हैं, दूसरे दिन जा रहे हैं, तीसरे दिन, तो ये तकलीफ कितनी ज्यादा है आपको? ये मैं अभी भी डायलिसिस करवा के गाड़ी में बैठा हूँ, ये शायद बात करते करते ब्लीडिंग हो जाएगी। मैंने इसलिए बाजू को पकड़ा भी हुआ है। अच्छा ठीक है, ऐसे तब हम समझते हैं कि क्या ही सवाल किया जाए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपने सारी रुदात सुना दी, अपने पहले प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने सिंगिंग का आगाज़ किया वहाँ से लेके आज गाड़ी में बैठने तक का ये जो सफ़र है वो आपने हमें बता दिया, हमें सुना दिया, लोगों को भी पता है। हरमीत पाजी ने भी अपना सवाल कर लिया, मैंने भी सवाल पुट कर लिया। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप एक दफ़ा ज़रूर इस चीज़ का इजहार करें कि गिला ना सही, लेकिन जो अपील आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुतल्लिका महकमा जात से वो क्या होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी मदद हो सके आपकी ज़रूर करें। मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि जितना हो सके मुझे फंड रेजिंग करें, मेरे इलाज के लिए पैसे दें। मैं अल्लाह को मानने वाला इंसान हूँ, मैं किसी की मेहनत की कमाई को मिसयूज नहीं करने वाला इंसान हूँ। मुझे इस वक्त सख्त ज़रूरत है बीमारी पे इलाज करवाने की। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, तमाम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे इलाज के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए जाएं ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी गवर्नमेंट से है कि अगर वो मेरे इलाज का डिसीजन ले लेती है तो मुझे शायद किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाल्लाह असद, बहुत शुक्रिया आपका हमें आज ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आप सलामत रहें, सेहतयाब हों। और अगर बात की जाए ना तमाम तर इदारों की और बात की जाए हुकूमत की, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें, डॉक्टर जावेद अकरम जो कि इस वक्त देख रहे हैं पूरी की पूरी वजारत को, तो अगर हम निगरान सेटअप की बात करें, अगर ये काम निगरान सेटअप के अंदर ही हो सकता है तो ज़रूर किया जाए। जैसे कि अभी असद ने कहा भी कि निगरान वज़ीर आला पहुँचे उनके घर, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अगर वजारत सेहत से हम ये अपील करें डॉक्टर जावेद अकरम से कि आप इस चीज़ पर नज़रसानी ज़रूर करें, क्योंकि रियासत हो, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो या आपकी रियासत जो कि अपॉइंट होकर आई है, जो कि सिलेक्ट होकर आई है, आप पे हर एक शहरी, हर रियासत में बसने वाला, आपकी रियाया का हर एक बंदा, उसकी ज़िम्मेदारी आप पे है, आपसे उसका सवाल किया जाएगा। तो इस बारे में आप ज़रूर सोचें। और मैं ये अपील करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि वो तमाम मुखैर हज़रात जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपने बंद से ज़रूर असद की मदद करें। और असद से डायरेक्टली हमने जो भी उनका कॉन्टैक्ट था, जो भी उनका डिटेल्स थी, वो हमने आपसे शेयर की। कोशिश करें कि मदद ज़रूर करें, असद को आपकी मदद की अशद ज़रूरत है। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त लेनी है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनकी भी मदद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।